वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज जो है यूजीसी नेट के पेपर नंबर 2 के हिंदी विषय के ऊपर चर्चा करेंगे और पहली क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। बिना समय गवाए पयुम चरियू किसकी रचना है? आप सभी को जो है आंसर देना है कि पयुम चरियू किसकी रचना है और इसका सही आंसर क्या होगा। पहले में दिया हुआ है अब्दुल रहमान, दूसरे में दिया हुआ है विद्यापति, तीसरे में दिया हुआ है स्वयंभू और चौथे में दिया हुआ है चंद बरदाई। तो इसका सही आंसर होगा स्वयंभू, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो आगे की ओर चलते हैं और दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है अवधी, बी में दिया हुआ है ब्रजभाषा, सी में दिया हुआ है मैथिली और डी में दिया हुआ है बुंदेली। तो आप सभी को आंसर देना है कि कौन सा सही हो सकता है और इसके साथ साथ आप खुद का मूल्यांकन भी कर सकते हैं कि मैं कितना तक पढ़ा हुआ हूँ और मैं कितना जानता हूँ इसके बारे में। और इसके साथ साथ हमको इसका सही आंसर भी पता चल गया है कि ब्रज भाषा में लिखा गया था कवितावली किस भाषा में लिखा गया है। अगली बार अगर क्वेश्चन आए एग्ज़ाम में तो गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली ब्रज भाषा की रचना है, आप कह सकते हैं। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं और नंबर 3 के ऊपर दिया हुआ है कि खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? पहले में दिया हुआ है जनपदीय हिंदुस्तानी, वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी, सी में दिया हुआ है कौरबी और डी में दिया हुआ है रैक्ता। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है आप सभी को बताना है कि खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इसका जनपदीय हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया है। नंबर 4 में दिया हुआ है सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में आराध्य को प्रायः किस रूप में देखा गया है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है गुरु के रूप में, ऑप्शन बी में दिया हुआ है प्रेमी के रूप में, ऑप्शन सी में दिया हुआ है सखा के रूप में, ऑप्शन डी में दिया हुआ है प्रेमिका के रूप में। तो सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में आराध्य को प्रायः किस रूप में देखा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेमिका के रूप में देखा गया है। सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में आराध्य को प्रायः प्रेमिका के रूप में देखा गया है। नंबर 5 में चाहते हैं और छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? पहले में दिया हुआ है सुमित्रानंदन पंत, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह डॉक्टर नगेंद्र जी ने कहा है और इसके साथ साथ हमारा आंसर राइट हो जाएगा बी आंसर सही माना जाएगा। नंबर 6 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है कृष्ण बिहारी मिश्र, बी में दिया हुआ है श्याम बिहारी मिश्र, सी में दिया हुआ है गणेश बिहारी मिश्र और डी में दिया हुआ है सुखदेव बिहारी मिश्र। तो आपको क्या लगता है कौन मिश्र बंधु? 3 जो है बंधु थे और इनमें से एक ऐसा ऑप्शन है जो कि वो नहीं है मिश्र बंधुओं के अंदर। तो आपको इसका सही जवाब देना है क्या हो सकता है नंबर 6 का निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र बंधु में नहीं है? तो कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं है और बाकी सब जो है सुमेलित करने के लिए भी आ सकता है। तो सुमेलित करने के लिए अगर आ रहा है तो इस तरह का तो आप सुमेलित कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं है
श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र मिश्र बंधु विनोद की जो है रचना करते हैं। तो आगे की ओर चलते हैं नंबर 7 की ओर। 7 में क्या दिया हुआ है, रस गंगाधर के रचयिता कौन है। तो रस गंगाधर के रचयिता कौन है आप सभी को बताना है। नंबर ए में दिया हुआ है अभिनव गुप्त, बी में दिया हुआ है दंडी, सी में दिया हुआ है पंडित राज जगन्नाथ और डी में दिया हुआ है आचार्य विश्वनाथ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप सभी को बताना है कि रस गंगाधर किसने रचना किया था। रस गंगाधर के रचयिता यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी माना जा सकता है, पंडित राज जगन्नाथ रस गंगाधर के रचयिता हैं। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है। तो तार सप्तक का कवि कौन नहीं है आप सभी को बताना है। नंबर 8 नंबर के ए में है शमशेर बहादुर सिंह, बी में है गिरजा कुमार माथुर, सी में है मुक्ति बोध, डी में है प्रभाकर माचवे। तो आप सभी को इसके साथ साथ आंसर देते हुए अपने आप को भी परीक्षण करना है कि मुझे कितना आता है और मैं इस प्रैक्टिस सेट में से कौन कौन से का आंसर दे पा रहा हूं और कौन कौन से का आंसर नहीं दे पा रहा हूं। तो निम्नलिखित में से कौन सा तार सप्तक का कवि है, कवि नहीं है। इस नहीं को हर वक्त जो है एग्ज़ाम में देखना है कि कौन नहीं है। नंबर 8 का सही आंसर पता चल गया है हमको, शमशेर बहादुर सिंह इसके जो है तार सप्तक के कवि नहीं है। और बाकी तार सप्तक के कवि हैं कौन कौन है, गिरजा कुमार माथुर, मुक्ति बोध, प्रभाकर माचवे। तो इसके साथ साथ आगे बढ़ जाते हैं। नंबर 8 में है क्वेश्चन है शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है। आप सभी को आंसर देना है शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है। पहला है विश्रामपुर का संत, बी में है राग दरबारी, सी में है आधा गांव, डी में है मेला आंचल। तो आप सभी को बताना है कि शिवपालगंज हम जब उपन्यास पढ़ते हैं तो शिवपालगंज किस के अंदर हमको देखने को मिलता है। तो शिवपालगंज के ऊपर जो है आपको बताना है इस शिवपालगंज जो है किस उपन्यास में बोला गया है, नाम आया हुआ है। तो राग दरबारी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जिसका भी आया हुआ है उनका सही माना जा सकता है। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण होते हैं। तो भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है उनकी रचना किए हैं। तो भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण होते हैं आप सभी को बताना है। काव्य में कुल कितने गुण होते हैं। तो भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण होते हैं। ए में है 10, बी में है 5, सी में है 3, डी में है 7। तो भरत मुनि के अनुसार कितने हैं आप सभी को बताना है। भरत मुनि के अनुसार इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल 10 गुण होते हैं। तो आगे की ओर चल जाते हैं। हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है। हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है। पहला ऑप्शन है स्वर, दूसरा ऑप्शन है व्यंजन, तीसरा ऑप्शन है अयोगवाह और दूसरा ऑप्शन है डी है संयुक्ताक्षर। आप सभी को बताना है कि इसमें अंग और अह किस में हिंदी वर्णमाला में किसके अंदर आ जाता है। तो इसका ऑप्शन है राइट, अयोगवाह के अंदर आ जाता है। तो नंबर 12 क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अंधा युग किस नाट्य विधा के अंतर्गत आता है। तो ये कौन से नाट्य विधा के अंदर आता है। पहला ऑप्शन है गीति नाट्य, बी में है नाटक, सी में है रूपक और डी में है प्रहसन। तो इसका जो है
कौन सा अंधा युग किस नाट्य विधा के अंदर आता है? आप सभी को इसका सही आंसर देना है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गीति नाट्य के अंदर आता है। और इस तरह का अंधा युग जो है गीति नाट्य विधा के अंतर्गत आता है। बाद हम देखते हैं नंबर 13 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। फिर से सुन लीजिए। दो राह समय क्या रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कविता से उद्धृत है? पहला ऑप्शन है शिव मंगल सिंह सुमन, बी है रामधारी सिंह दिनकर, सी है मैथिली शरण गुप्त और जानकी वल्लभ शास्त्री। ये जो है डी में ऑप्शन है। आपको क्या लग रहा है कौन सा हो सकता है? किस कविता से ये जो है और इसके पंक्तियाँ किसकी कविता से उद्धृत है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर बी, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जी का ये जो है पंक्ति है। तो दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। उसके बाद नंबर 14 के और चलते हैं। नंबर 14 के अंदर क्या दिया हुआ है? हिंदी के किस आलोचक ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है? ये एकदम सरल है, आप सब बता सकते हैं कि किसने इसको जो है हिंदी के प्रथम जो है उपन्यास माना है। नंबर ए में है नामवर सिंह, नंबर बी में है रामविलास शर्मा, नंबर सी में है विजय मोहन सिंह, नंबर डी में है गोपाल राय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर ऑप्शन डी, गोपाल राय जी ने हिंदी के देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। तो नंबर 15 की ओर चलते हैं। समालोचना दर्श के शीर्षक से ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया है? समालोचना दर्श के शीर्षक से एस ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया है? आपको बताना है इसका सही आंसर। पहला है रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है डॉक्टर नगेंद्र, तीसरा है जगन्नाथ दास रत्नाकर और चौथा है रमेश कुंतल मेघ। इसका सही आंसर आ जाएगा नंबर सी, जगन्नाथ दास रत्नाकर इसके जो है अनुवादक माने जाते हैं। नंबर 16 में दिया हुआ है शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है? शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है? नंबर ए में है निराला, नंबर बी में है मुक्तिबोध, नंबर सी में है अज्ञेय और नंबर डी में है धर्मवीर भारती। शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है? नंबर 16 का हो जाएगा सी, जो कि अज्ञेय के बारे में लिखा गया है। अज्ञेय की जीवनी जो ये है शिखर से सागर तक अज्ञेय का जो है लिखा हुआ, मतलब उनके जीवनी के ऊपर लिखा गया उपन्यास की विधा में आता है। मुझे थोड़ा ये इसका डाउट लग रहा है, आपको इसका जो है इसके बारे में आपको बता। नंबर 17 के अंदर ए बी दिया हुआ है, इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है आप सभी को बताना है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। ए में हिंदी में भक्ति धारा का उदय बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। नंबर बी, यह भारतीय साधना परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास है। तो ए में है ए और बी दोनों सही, बी में है ए सही बी गलत, सी में है ए गलत और बी सही और डी में है ए और दोनों आंशिक सही। कौन सा सही हो जाएगा आपको बताना है। नंबर 17 का डी जो है सही माना जाएगा, डी जो है इसका सही आंसर है।
तो हिंदी में भक्ति धारा का उदय बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, और बी में है ये दोनों आंशिक सही बताया गया है, यह भारतीय साधना परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास है। उसके बाद हम आते हैं नंबर 18 के ऊपर। दो यहाँ पे भी बताया गया है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। नंबर ए में दिया हुआ है विभावन व्यापार रस प्रक्रिया की सुदृढ़ भूमिका है। नंबर बी में दिया हुआ है कि विभाव ही रस का हेतु है। आपको बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। नंबर 18 का क्या होगा? विभावन व्यापार रस प्रक्रिया की सुदृढ़ भूमिका है, विभाव ही रस का हेतु है। तो नंबर 18 का डी हो जाएगा ए सही और बी आंशिक सही ये माना जा सकता है। ये तो ए तो पूरा सही है और विभाव ही रस का हेतु है, ये जो है आंशिक सही बताया गया है। नंबर 19 के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे भी दो कथन दिया हुआ है और इस दो कथन के आधार पर आपको बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। नंबर 19 का ए में दिया हुआ है छायावाद और रहस्यवाद में तात्विक भेद नहीं है। नंबर बी में दिया हुआ है छायावाद में अभिव्यक्ति की सूक्ष्मता और रहस्यवाद में अज्ञात के प्रति जिज्ञासा है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा आप सभी को बताना है। ए और बी दोनों सही, ए और बी दोनों गलत, ए और बी आंशिक सही और ए सही और बी आंशिक सही। तो आपको इसके बारे में बताना है। 19 का सही आंसर हो जाएगा ए आंशिक सही और बी सही। तो छायावाद में अभिव्यक्ति को सूक्ष्मता और रहस्यवाद में अज्ञात के प्रति जिज्ञासा बताया गया है, ये एकदम सही माना जा सकता है। और दूसरा है छायावाद और रहस्यवाद में तात्विक भेद है, इसको जो है आंशिक सही माना जा सकता है, इसको जो है आंशिक सही माना जा सकता है। उसके बाद हम देखेंगे कि नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन आज के जो है MCQs सीरीज़ का, और इसमें भी सही और गलत बताना है कि नई कविता में निरूपित मनुष्य मात्र द्वंद्वग्रस्त है। नंबर ए में दिया हुआ है नई कविता में निरूपित मनुष्य मात्र द्वंद्वग्रस्त है, और बी में दिया हुआ है नई कविता मात्र व्यक्ति चेतना की कविता नहीं है। तो ए बी दोनों सही है कि ए सही है बी गलत है, ए आंशिक सही है और बी सही है, डी सही है या आंशिक सही है, आपको बताना है इसका सही आंसर। नंबर 20 का ए जो है आंशिक सही हो जाएगा और बी पूरी तरीके से सही माना जाएगा, और इसका 50% चांसेस है कि ये सही माना जा सकता है। तो हम चलते हैं आंसर की के तरफ। आंसर में क्या दिया हुआ है? आंसर में दिया हुआ है कि नंबर 20 का सी सही है। सी जिसका भी आया हुआ है उन सभी का सही माना जा सकता है। और इसमें से बोला जा रहा है कि नई कविता में निरूपित मनुष्य मात्र द्वंद्वग्रस्त है, और बी में है कि आंशिक सही है, आंशिक सही है, ए आंशिक सही है और बी पूरी तरीके से सही है, नई कविता मात्र व्यक्ति चेतना की कविता नहीं है। तो आप सभी को आज का क्वेश्चन कैसा लगा? इस पैटर्न की क्वेश्चन आपको आगे की ओर अगर चाहिए तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये हमारे 2023 को ध्यान में, दिसंबर के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है, और इस MCQ सीरीज़ में पार्टिसिपेट करते हुए आपको जो भी आंसर लग रहा है ये लाइव नहीं चल रहा है, ये जो है रिकॉर्डेड चल रहा है। तो आपको अगर नंबर 1 का सही ये लग रहा है, ए हो सकता है, बी हो सकता है
या सी हो सकता है या डी हो सकता है। आप कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ पे टाइप करके ए का ये होगा, बी का ये होगा, इस तरह से आप लिख सकते हैं। और इसमें से आप अपने आप को जो है तराशेंगे। आप किसी के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, खुद के लिए पढ़ रहे हैं। और हमारा जो सपना है वो जेआरएफ का है। दिन रात जो है जेआरएफ का ही सपना लेकर के चलें। आज का थोड़ा सा मेहनत कल जो है अच्छा रंग ला सकता है और हमको एक सुनहरा भविष्य बनाने में मदद कर सकता है। तो आप सभी को नमस्ते। आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे नेक्स्ट 20 MCQs के साथ। आज के लिए इतना ही। मुझे जो है